तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 यानी कि एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जो चैप्टर हैं हमने इस यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्रम वाइज ही चलना पड़ेगा और जब आप क्रम से चलेंगे तो आपको इतिहास अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा और पढ़ने का भी आनंद आएगा। ये जो हमारा 5वां चैप्टर है इसका जो नाम है वह राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। यानी कि इसमें हम मुख्य रूप से यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि जो प्राचीन भारत में राजतंत्र व्यवस्था या फिर गणतंत्र व्यवस्था थी वह किस प्रकार से स्थापित हुई थी। यानी कि यह आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं सामान्य रूप से, यदि हम प्राचीन काल के बारे में बात करें तो उसमें देखिए नंद वंश हो गए या फिर मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त वंश हो गया, ये सब बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह राजा बने कैसे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए हर क्षेत्र में यानी कि हर राज्य में अपने अपने या फिर हर देश में या फिर समय के अनुसार जो राजा होते थे उनके चयन प्रक्रिया अलग अलग हुआ करते थे। वह अलग तरीके से चुने जाते थे, उनकी शक्तियाँ अलग अलग थीं, वह कितने निरंकुश थे और कितने दूसरों से शासित होते थे, यह अलग अलग समय की बात है। यदि हम भारत के संदर्भ में ही बात कर लें तो भारत में देखिए लगभग 70 या 75 साल से हम अपना शासक खुद चुन रहे हैं। यानी कि हर देश को एक शासक की आवश्यकता होती है जो उसे नियंत्रित कर सके या फिर चीज़ों को अच्छे ढंग से चला सके। अब वो कितना निरंकुश है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह राजा कैसा है या फिर वहाँ की जो विधि है शासन व्यवस्था की वह किस प्रकार से है। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारत के जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वह इस समय के शासक कहे जा सकते हैं, यानी कि भारत के राजा कहे जा सकते हैं। अब वह देखिए प्राचीन समय के राजाओं की तरह वो उतने अधिक निरंकुश नहीं हैं, क्योंकि वो भी शासित होते हैं भारत के संविधान से और यहाँ के लोगों के नियंत्रण से। यानी कि वह संविधान के अनुसार ही उनको चलना पड़ता है और लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ता है ताकि लोगों की भलाई कर सके, इसलिए वह इतने अधिक निरंकुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें थीं। प्राचीन समय में भी अलग अलग समय में अलग अलग तरह के राजा बनाए गए थे और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि भारत में यह जो राजा का जो पद है यानी कि प्रधानमंत्री या फिर किसी भी देश के मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ का जो देखेंगे आप जो शासन व्यवस्था है वह आप देखेंगे कि वह वंशानुगत नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है, उसका चयन किया जाता है, अलग से चयन किया जाता है। तो यही प्रक्रिया आप देखेंगे, आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा बनाए जाते थे वह राजा खुद नहीं बन जाते थे, वह मुख्य रूप से जनों द्वारा बनाए जाते थे। यानी कि जन जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो समाज था, जो ऋग्वैदिक समाज था, वह मुख्य रूप से कबीलाई समाज था। छोटे छोटे गाँवों के आकार में वह सभी राज्य बटे हुए थे और वहाँ पे एक कबीले का सरदार नियुक्त किया जाता था और उस समय भी उसे हम राजा ही कहते थे। लेकिन वह राजा जो एक छवि हमारे मन में आता है राजा को लेकर, वह राजा उस प्रकार से नहीं थे, यानी कि वो बिल्कुल भी निरंकुश नहीं थे। और वहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते थे ऋग्वैदिक काल में वह उन जनों के माध्यम से ही लिए जाते थे। यानी कि लोग आपस में बैठकर आप कोई भी फैसला लेते थे, यानी कि किसी राज्य से यानी किसी दूसरे राज्य से उन्हें युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है या फिर कोई भी फैसले वह साथ में मिलकर लेते थे। ये नहीं था कि राजा जो बोल देता वही सबको मानना पड़ता। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था वहाँ पे थी और यह वंशानुगत भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि जो एक बार राजा बन गया उसका पुत्र ही फिर से राजा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे राजा के अंदर काबिलियत देखी जाती थी। यानी कि वह एक कुशल नेतृत्व करता हो, एक कुशल योद्धा भी हो और एक सैनिक हो जो युद्ध में जीत दिला सके या फिर बुद्धिमान किस्म का व्यक्ति हो। तो ये सभी गुण देखे जाते थे, उसी के आधार पर राजा का चयन किया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आता है और लगभग आज से 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव हुए और वह बदलाव इस प्रकार से हुए कि अब राजा कुछ हद तक निरंकुश होने का प्रयास करने लगे। सभी राजा नहीं, मतलब कुछ राज्य के राजा जो थे वह खुद को थोड़ा सा निरंकुश बनाने का प्रयास करने लगे, यानी कि सारी शक्ति अपने हाथ में लेने का प्रयास करने लगे और इसी के साथ ही वो अपने क्षेत्र का भी विकास
करने लगे, यानी कि अपने राज्य की सीमाओं को भी वह बड़ा करने में लग गए। तो ऐसी एक प्रक्रिया थी जो कि कुछ जो राजा थे महत्वपूर्ण, वह यज्ञ के द्वारा कुछ विशेष राजा का दर्जा प्राप्त किए जो कि अन्य राजाओं से बड़े होते थे। इसी में से एक जो यज्ञ है वह अश्वमेध यज्ञ बहुत फेमस है। आप इसके बारे में भी जानते भी होंगे कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। अगर नहीं जानते चलिए थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था, तो ये जो एक मान लीजिए एक राज्य है जहाँ का राजा थोड़ा सा निरंकुश होने का प्रयास कर रहा है या फिर अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। अब इसके आसपास के जो अन्य राज्य हैं, अब ये क्या करता था कि ये जो अश्वमेध यज्ञ में मुख्य रूप से एक घोड़े को छोड़ा जाता था, वह विचरण करता था, यानी कि घोड़ा इधर इस राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहता था। और नियम ये था कि यदि वह घोड़ा किसी राज्य से होकर गुजर जाता था बिना किसी रोक टोक के, तो ये मान लिया जाता था कि अब जो ये राजा यज्ञ कर रहे हैं ये उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका है। यानी कि ये जो राजा है यदि उसने घोड़े को नहीं रोका, इसका मतलब ये होता था कि यह राजा जो है इस राजा का अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। और यदि कोई राज्य इस घोड़े को रोक लेता अपने राज्य में, इसका मतलब ये होता था कि ये जो राजा है वो इसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए ये जो राजा होते थे वह इसके ऊपर आक्रमण करते थे, यानी कि इससे युद्ध लड़ना पड़ता था और युद्ध के बाद तय होता था कि क्या होना है। तो इस तरह का एक यज्ञ होता था जिससे कि राजा खुद को निरंकुश बनाना प्रारंभ कर दिए थे और अपने क्षेत्र में भी विस्तार करना इस प्रकार से प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन आप लोग को समझना होगा कि इसमें ऐसा नहीं था कि यदि कोई राजा अधीनता स्वीकार कर ले रहा है तो उस राजा को मार डालो या फिर ख़त्म कर डालो या फिर उसे उसके राजा के पद से हटा दो, ऐसा नहीं होता था। बस अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये होता था कि इसका जब जो शासन व्यवस्था है वह भी इसके अंतर्गत चलेगा और बहुत सारे निर्णय अब ये ले सकता है इस राज्य के संदर्भ में। हालांकि बहुत सारे जो निर्णय होते थे अपने राज्य के संदर्भ में ये अपने जो पहले के राजा होते थे वही लेते थे। अब इसमें होता यह था कि इन्हें बीच बीच में कभी कभी इस राज्य यानी कि इस राज्य में, यानी कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा है और जिन जिन राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार की है, अधीनता स्वीकार करने वाले राजा को कुछ उपहार भेंट करना पड़ता था, कुछ धन दौलत या फिर कोई भी मतलब ऐसी सामग्री जो कीमती हो वह राजा को देना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ में एक प्रकार का रिचुअल होता था लास्ट में जो कराया जाता था, जो कि मुख्य रूप से पुरोहितों द्वारा, जो कि सामान्य तौर पे ब्राह्मण हुआ करते थे, वह इस यज्ञ को कराते थे। और इसमें राजा को किसी सिंहासन पे या फिर जो शेर या फिर बाघ का जो चमड़ा होता है उस पर बैठाकर यह रिचुअल्स कराए जाते थे, यज्ञ कराए जाते थे। और ये सभी राजा जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार की थी वो सभी राजा यज्ञ में शामिल होते थे और बहुत अच्छे खासे उपहार लेकर आते थे इस राजा के लिए। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और विभिन्न प्रकार के यज्ञों के माध्यम से जो राजा थे वो थोड़ा सा और बड़े हो गए, यानी कि उनका कद अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। और धीरे धीरे इसमें ये भी देखने में आया कि उत्तर वैदिक काल में ये भी देखने में आया कि अभी तक जो राजा का जो पद था, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो राजा का पद था वह वंशानुगत नहीं था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में जब इस प्रकार के रिचुअल्स शुरू हो गए और जब राजा थोड़ा सा निरंकुश होना प्रारंभ हुए तो इसका जो पद है वो अभी जो है वह वंशानुगत हो गया, यानी कि अब राजा का पुत्र ही या फिर उसका कोई सगे संबंधी ही राजा बनाया जाने लगा। तो केवल राज्य व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, जो उस समय उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था इसमें भी वही परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो प्राचीन भारत था वह मुख्य रूप से 4 वर्गों में यानी कि 4 वर्णों में विभाजित था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था वो, जिसका अलग अलग काम निर्धारित किया गया था। ब्राह्मण का जहाँ काम था ये कि वह रिचुअल्स को संपन्न कराए, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे या फिर जो यज्ञ होते थे, या फिर कहा जा सकता है कि एक टीचर के रूप में उन्हें स्वीकार किया जाता था, यानी कि वह पठन पाठन का कार्य करते थे। वहीं हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय एक वीर योद्धा के रूप में इन्हें देखा जाता था और इनका काम ये था कि ये अपने राज्य और राज्य के लोगों की रक्षा करें दूसरे राज्यों से। वैश्य का जो मुख्य रूप से काम था वह आप मान सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग होता था या फिर जो किसान वर्ग होता था वो वैश्य वर्ग में, यानी कि वैश्य वर्ण में शामिल होता था। और जो शूद्र होता था वह थोड़ा सा निम्न स्तर के इन्हें माना जाता था समाज में, और इसका जो कार्य था वह इन तीनों की सेवा करना होता था।
इसी के साथ ही बहुत सारे छूट मिले हुए थे, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा माना जाता था वो ब्राह्मण को माना जाता था वर्ण के आधार पे, फिर क्षत्रिय, फिर वैसे फिर शूद्र को, मतलब ये क्रम वाइज बटा हुआ था। और बहुत सारे छूट भी मिले थे, जैसे कि मान लीजिए पठन पाठन या फिर वेद को यदि पढ़ना है तो ब्राह्मण आराम से कर सकता था, क्षत्रिय को भी ये छूट थी, वैश्य को भी कुछ हद तक यज्ञ करने के लिए और जो वेद पढ़ने के लिए छूट मिली हुई थी, लेकिन शूद्र को ये छूट इसमें आप नहीं देखने को मिलता है। कई बार हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है, यानी कि मुख्य रूप से ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्णों में कभी कभी संघर्ष भी देखने को मिलता है, और इसलिए मिलता है कि कौन बड़ा है, यानी कि कभी होता नहीं कि हम बड़े हैं तुमसे या फिर तुम हमसे बड़े नहीं हो सकते हो, यानी कि इस तरह के कई बार झड़प ब्राह्मण और क्षत्रियों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का ये जो वर्ण व्यवस्था था, तो आप देखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल था, यानी कि प्राचीन समय का जो भारत था, उसमें वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं था, यानी कि वह कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था। यदि आप बढ़ई का काम करते तो आप बढ़ई हो जाते हैं, आपका लड़का यदि कोई और काम करना चाहता तो वह आराम से बन सकता था, यानी कि इतनी जटिलता नहीं थी। आप वर्ण अपने हिसाब से बदल सकते थे, यानी कि आपके कर्म के आधार पे आपकी वर्ण जो होती थी वो निर्धारित होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी जटिलता आनी प्रारंभ हो गई, जैसा कि राजा थोड़ा सा निरंकुश हो गया और उसका भी जो एक वंशानुगत ये राज्य प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से आप वर्ण व्यवस्था में भी देखेंगे कि अब जो क्षत्रिय है या फिर जो सैनिक है उसका पुत्र भी सैनिक बनता था, या फिर जो किसान था उसका बेटा भी किसान ही है। यदि कोई बढ़ईगिरी का काम करता है तो उसका बेटा भी बढ़ई ही बनता था, सुनार का बेटा सुनार ही बनता था। कोई शूद्र था तो उसका भी पुत्र शूद्र ही होता। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जटिलताएं थोड़ा सा समाज में आना प्रारंभ हो गई थी। जैसे राजा का पद बदला, वैसे ही वर्ण व्यवस्था में भी इसमें अंतर देखने को हमें मिलता है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा जनपद के बारे में कि जनपद आखिर क्या था, फिर हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे। ये क्रम वाइज चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मुख्य रूप से जनपद और महाजनपद का जो निर्माण था यह डिपेंड करता था राज्य के स्तर पे, यानी कि राजा कितना शक्तिशाली है या फिर किस प्रकार का राजा है और उसका क्षेत्र कितना विकसित है और वह कितना निरंकुश है। इसी आधार पे यह क्रम वाइज बनते चले गए। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो राजा थे, जो ऋग वैदिक काल में जो राजा होते थे वह जनों द्वारा चुने जाते थे, इसलिए वह जन के राजा कहलाते थे, यानी कि जन के वो राजा हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि अश्वमेध यज्ञ या फिर विभिन्न यज्ञों के माध्यम से जो शासक थोड़े से शक्तिशाली हो गए और जिसके क्षेत्र में थोड़ा सा विकास आ गया, उसे हम जनपद का नाम दे दिए, यानी कि अब उन राज्यों को हम जनपद के नाम से जानने लगे। यहाँ पे भी जन का मतलब है लोग और पद का मतलब है कि जहाँ लोग निवास करते हैं वहाँ का जो राजा, अब मतलब ये राज्य के हिसाब से ही यह सब कुछ तय होना प्रारंभ हुआ। और जनपद लगभग 3000 साल पहले आज से स्थापित होना प्रारंभ हुआ, जब विभिन्न यज्ञों के माध्यम से राजा ने अपना जो क्षेत्र है उसमें विस्तार करना प्रारंभ किया। तो अब जो जन के राजा होते थे वो जनपद के राजा कहलाने लगे। और उसी के संदर्भ में जब हम और आगे बढ़ेंगे तो लगभग आज से 2500 साल पहले महाजनपद का उदय हुआ। अब उसमें हुआ ये कि कुछ जो जनपद थे वह थोड़े से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए, अचानक उनके क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हो गए और वहाँ के राजा बहुत ही निरंकुश और शक्तिशाली हो गए। और इस प्रकार से जनपद ही कन्वर्ट हो गए महाजनपदों में, यानी कि जो जनपद थे वह थोड़े छोटे स्तर के थे। बहुत सारे जनपद यहाँ पे भारत में मौजूद थे, लेकिन कुछ राजा थे वो बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गए या फिर उनके क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हुआ और उनका जो राज्य था वह बहुत अधिक विकास कर गया। तो अब यह विकास के कारण ही जो जनपद थे वह महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। और महाजनपद में आप लोग को पता है कि जैसे हम पढ़ते भी हैं कि भारत के संदर्भ में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में, और इसके विभिन्न जो राजधानियाँ थीं उसके बारे में ही पढ़ते हैं। यानी कि महाजनपदों की एक खास राजधानियाँ भी होती थीं जहाँ पे राजा या फिर उसके सिपह सलार या फिर जो भी मंत्री उंत्री या फिर उसका परिवार या फिर मुख्य लोग वहाँ पे निवास करते थे। और जो राजधानियाँ होती थी उसे बहुत ही सुरक्षित बनाई जाती थी। महाजनपदों में आप देखेंगे कि राजा और अधिक निरंकुश और यानी कि और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। इसके क्षेत्र में आप विस्तार देखने को मिलेगा और यहाँ पे व्यापार भी बहुत सुदृढ़ तरीके से चलता है और बहुत सारे बदलाव इसमें आए। कर लेना प्रारंभ हो गया है महाजनपदों में। और आप देखेंगे महाजनपदों के जो राजधानियाँ थीं उसे बहुत सुरक्षित बनाया गया था।
यानी कि इसके राजधानियों को अब बाउंड्रियों से घेरा जाने लगा चारों तरफ से, ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। यानी कि बहुत सारे जैसे इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, इसमें अलग अलग मान्यता है। कुछ लोगों का मानना है कि महाजनपद जब बने और उसकी राजधानियों को जब इससे घेरा गया, अब ये मुख्य रूप से लकड़ियों के माध्यम से या फिर ईंटों के माध्यम से या फिर पत्थरों के माध्यम से राज्य के जो राजधानियाँ होती थी उन्हें घेर दिया जाता था चारों तरफ से। कुछ लोगों का मानना था कि सुरक्षा के वजह से ऐसा किया गया कि दूसरे राज्य के लोग आक्रमण ना कर पाएँ। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये जो घेरा था वह इतना विशालकाय होता था और ऐसा माना जाता था कि जिस राज्य का जो घेरा है वो जितना मतलब विशाल रहेगा, ऐसा माना जाता था कि वो राज्य उतना ही समृद्धशाली और या फिर उसका राजा उतना ही शक्तिशाली है। तो इस तरह के भी इसमें कॉन्सेप्ट निकले। या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राज्य के अंदर जो लोग निवास करते थे उस पर नियंत्रण लगाना चाहता था, यानी कि पूर्ण रूप से शासन इस व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इसलिए इसमें ये जो है बाउंड्रियाँ करवाई थी ताकि वह राज्य के अंदर जो लोग हैं उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। मतलब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी कारण इसमें शामिल हो कि इन्होंने, यानी कि जब महाजनपद का निर्माण हुआ तो इन्होंने बाउंड्रियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया था। अब इसी के साथ ही हम देखेंगे कि इसमें कर का प्रारंभ होता है। जब महाजनपद का निर्माण होता है तो फिर हम कर भी देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि राजा शक्तिशाली होना चाहता था, साम्राज्यवादी नीति अब इसने अपनाना शुरू कर दिया था और इस कारण इसके खर्चे भी बहुत अधिक बढ़ गए थे। अब मान लीजिए अब ये किला बनवा रहा है, किले के चारों तरफ से 4 दीवारियाँ खड़ा करवा रहा है, अब इसमें कितने आदमी लगेंगे, कितने खर्चे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप साम्राज्यवादी नीति से ग्रसित हैं, यानी कि आप अपने क्षेत्र का और अधिक विस्तार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को एक मंत्री लगेंगे, मतलब बहुत सारे मंत्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, मुख्य रूप से सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब खर्चे बहुत अधिक आ गए थे। तो अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि जब ये सब रिचुअल्स होते थे और अगल बगल के जो राजा होते थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, या फिर और भी जनता जो होते थे वो राजा के लिए जो उपहार लाते थे, वही उपहार कन्वर्ट होकर अब कर में तब्दील हो गया। यानी कि अब आपको लगातार पैसे देने की आवश्यकता थी, यानी कि अब निर्धारित कर दिया गया कि निश्चित समय पे आप लोगों को निश्चित कर देना ही है। अब जो पहले उपहार के रूप में होता था कि आप जितना भी मन करे, आपकी जो इच्छा हो वह राजा को ले जाकर दे रहे हैं और राजा अपना राज्य चला रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो गया, जनपद महाजनपद बनना प्रारंभ हो गए, तो उसी के साथ कर का भी यहाँ पे निर्माण हुआ, कर भी लगाया जाना प्रारंभ हो गया। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से अलग अलग प्रकार के कर लिए जाते थे, अलग अलग तरीके से। ये कोई ज़रूरी नहीं है उसमें सिक्के उक्के और मतलब पैसे इतने अधिक महत्व नहीं थे, मतलब पैसे उसे तो थे लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं था। मतलब वहाँ पे देखिए व्यापार भी बहुत अधिक वस्तु विनिमय के माध्यम से चलता था, यानी कि आप एक सामान दे रहे हैं और दूसरा सामान अपनी आवश्यकता के लिए ले रहे हैं, तो इसी प्रकार से कर भी उस पर लगाया जाता था। इसमें जैसे कि आप यदि एक कृषक के रूप में हैं और फसलों को उगाते हैं तो इसमें आपको फसल पर लगने वाले कर देने होते थे, कारीगरों पर लगने वाले कर यहाँ पे लिए जाते थे, पशुपालकों पर लगने वाले कर इस यहाँ पे थे, व्यापारियों पे लगने वाले कर यहाँ पे थे और आखेटकों या फिर संग्रहकर्ताओं के पर लगने वाले यहाँ पे कर लिए जाते थे। अलग अलग तरीके से लिए जाते थे। जैसे फसलों की यदि मैं बात करूँ तो फसल का मुख्य रूप से 1/6 हिस्सा जो होता था वह कर के रूप में लिया जाता था, यानी कि जितना भी आप उपजा रहे हैं उसका 6वां भाग जो होता था वह आपको राजा के या फिर राज दरबार में जमा करवाना पड़ता था। कारीगरों को भी कर लगता था। कारीगर मुख्य रूप से अपनी जो सेवा होता था वो देते थे, यानी कि वो कुछ दिनों तक उन्हें जाकर राज्य में काम करना पड़ता था। जहाँ पे भी राजा का कोई काम होता था वहाँ पे जाके मुफ्त में इन्हें काम करना पड़ता था। पशुपालकों को भी कुछ पशु देने पड़ते थे राजा को, या फिर पशुओं से बनी हुई वस्तुओं को देना पड़ता था कर के रूप में। व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था और आखेटक जो संग्रहकर्ता थे, जो मुख्य रूप से शिकारी किस्म के लोग थे, या फिर जो शहद निकालने का काम करते थे, या फिर जो मोम निकालने का काम करते थे जंगल से, या फिर जो बहुमूल्य लकड़ियाँ होती थी या फिर जंगल से मिलने वाली कोई भी चीज़, यह राज्य में इन्हें जमा कराना पड़ता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कर व्यवस्था भी स्थापित हो जाती है।
और इसमें कृषि परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी आप कृषि में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और कृषि बहुत उन्नतशील रही इस समय, मतलब पहले की अपेक्षा, यानी कि ऋग वैदिक काल या फिर उससे पहले के जो भारत में जो कृषि की स्थिति थी उससे बहुत अधिक इसमें बदलाव आया, क्योंकि कुछ हद तक अब लोग वैज्ञानिक विधि से कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। और इसमें इस बदलाव का जो सबसे बड़ा कारण था वह जो था हल उनका था, जिससे खेत जोता जाता है, इसमें बदलाव था। पहले जो हल होता था उसमें जो मतलब जो धरती के अंदर धंसता था, जिससे जोता जाता था, वो जो हल होता था वो लकड़ी का बना होता था। तो लकड़ी का बना हुआ हल धरती में बहुत नीचे तक नहीं जा पाता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का यहाँ पे प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। लोहे के प्रयोग ने बहुत कुछ इसमें कृषि में परिवर्तन लाया। जो हल था वह लोहे का हो गया। इससे हुआ ये कि जब जो भूमि थी या फिर जो बंजर या फिर जो ठोस भूमि होती थी, अब उसे भी खोदना या फिर जोतना अब आसान हो गया। और साथ में ही अभी तक लोग जो छिटुआ खेती करते थे, यानी कि किसी तरह से बीज छींट देते थे खेतों में और उससे जो पैदावार यहाँ पे लेते थे, अब इस समय ये हुआ कि इसमें खेती में जो परिवर्तन आया उसमें रोपनी विधि इस्तेमाल किए जाने लगा। एक वैज्ञानिक विधि जो रोपनी विधि होती है, आजकल देखिए जो धान, सामान्य रूप से हम जो धान की खेती करते हैं वो भी हम रोपण विधि यानी कि रोपनी विधि से ही करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो छोटे खेत में धान के जो पौधे होते हैं वो हम तैयार करते हैं, यानी कि नर्सरी तैयार करते हैं। और जब छोटे छोटे पौधे बहुत सारे तैयार हो जाते हैं फिर हम इसे बड़े खेतों में ले जाकर बोते हैं। तो इससे होता यह है कि ये जो फसल होते हैं वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं और इसके बचने यानी कि पौधों के बचने के चांस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अब पहले के समय में जो कृषि होती थी वो किसी तरह से ले आके बस छींट देते थे लोग, वो कुछ उगता था, कुछ नष्ट हो जाता था, कुछ बीमारियां हो जाती थी। लेकिन जब अब रोपण विधि प्रारंभ हुआ इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो कृषि में भी बहुत अधिक परिवर्तन देखने को हमें मिला। अब इसी के उदाहरण में हमें दो राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, जो कि हम महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे। तो दो महाजनपदों के बारे में हम पढ़ें, क्योंकि 16 महाजनपद हैं, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य रूप से दो ही जनपदों के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। अब समझेंगे क्या, ये मुख्य रूप से उसके शासन व्यवस्था के संदर्भ में है, जो कि एक सबसे बहुत ही महान 16 महाजनपदों में से एक था मगध और एक वज्जी। यहाँ पे मुख्य रूप से दो यहाँ पे राज्यों को शामिल करने का आधार ये है कि यहाँ पे इन दोनों स्थानों पे जो राजतंत्र व्यवस्था थी या फिर जो व्यवस्था थी, यहाँ पे एक शासक व्यवस्था जो स्थापित हुई थी वो कुछ अलग अलग देखने को मिलती है। हमारे जो मगध था, ये इसका जो जैसा कि मैंने कहा कि महाजनपदों के अपने अपने राजधानियाँ होती थीं, तो यहाँ पे मगध की प्रारंभिक अवस्था की जो राजधानी थी वह राजगृह थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया था। राजगृह जो आज का एक राजगीर है जो कि बिहार में स्थापित है, और पाटलिपुत्र जो आज के पटना के रूप में हम जानते हैं, ये दोनों बिहार में स्थापित था। और जो वज्जी थी, इसकी जो राजधानी थी वैशाली थी, ये भी बिहार में स्थापित थी। हम इन दो राज्यों के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो था ऊपर का जो था, इसमें राजतंत्र व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। राजतंत्र व्यवस्था यहाँ पे स्थापित थी। और यहाँ पे हम यदि वैशाली या फिर वज्जी की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, जो गढ़ राज्य है यह एक गढ़ राज्य था, यानी कि गढ़ राज्य यहाँ पे था। और ये जो मगध था मुख्य रूप से ये राजतांत्रिक व्यवस्था से स्थापित होती थी। इसमें फ़र्क ये है कि मगध जैसे जो साम्राज्य थे, यहाँ का जो शासक होता था वह केवल एक होता था और वो निरंकुश था, यानी कि वह लोगों से सलाह, अपने अधिकारियों से सलाह तो लेता था, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता था वह हमेशा एक राजा का होता था। इसका जो एक जो राजा होता था वही मुख्य था। लोग सलाह देने का प्रयास करते थे, इसे समझ में आता था तो मानता था, अगर नहीं समझ में आया तो अपना मनमानी करता था, यानी कि अंतिम फैसला इसी का होता था। और यानी कि यह राजतंत्र व्यवस्था था। और जो एक दूसरा एक राज्य देखने को मिलेगा 16 महाजनपदों में से एक जो वज्जी राज्य था, जिसका राजधानी वैशाली था, यहाँ पे आप लोग को गणराज्य व्यवस्था स्थापित देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक गणराज्य व्यवस्था स्थापित था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पे कई सारे लोग शासक थे, यानी कि कई लोग मिलकर इस शासन व्यवस्था को स्थापित करते थे। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति शासन का कोई फैसला अपने हाथ में नहीं रख सकता था।
यानी कि ये लोग बाकायदे बैठक करते थे। बैठक करने पे सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे कि आखिर हमारा आगे क्या करने का विचार है, युद्ध करना है किसी राज्य से या फिर कौन सी सेना रखनी है या फिर किस प्रकार के कर लेने हैं या फिर जो भी बदलाव करने थे। यह मुख्य रूप से गणराज्यों में यहाँ पे कोई एक निर्धारित राजा न होकर बहुत सारे राजा यहाँ पे थे, यानी कि कई लोग मिल के राजतंत्र व्यवस्था स्थापित करते थे। और जो मगध या फिर और बहुत सारे जो महाजनपद थे वह मुख्य रूप से राजतंत्र व्यवस्था पे स्थापित थी। और महाजनपदों में दो मुख्य राज्य, एक वज्जी और एक अन्य जो राज्य था वह गढ़ राज्य कहलाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजा मिलकर शासन करते थे। जैसे कि आप लोग देखेंगे भी कि जो हमारा गौतम बुद्ध का जो राज व्यवस्था था, यानी कि वह जहाँ के निवासी थे, या फिर हमारे जैन धर्म के जो एक जो 24वें तीर्थंकर थे जो महावीर स्वामी थे, ये दोनों के दोनों क्षत्रिय कुल में थे, कुल से संबंध रखते थे। और इनका भी जो राज्य था वह एक प्रकार का गणराज्य ही था, यानी कि इनके पिता लोग जो थे वह पूरी तरह से अपने आप को राजा घोषित नहीं कर सकते थे, यानी कि पूरी तरह से वह निरंकुश नहीं हो सकते थे, यानी कि शक्तियाँ लोगों में बटी हुई थीं। तो यह दो प्रकार का आप लोगों को शासन व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राचीन भारत में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। अब इन्हीं सभी वैदिक कालों में आप देखेंगे जो 16 महाजनपद हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक तरह का ये ढांचा स्थापित किया गया इस चैप्टर के माध्यम से ताकि आप समझ सकें कि प्राचीन काल में शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हुआ था और किस प्रकार से उसमें बदलाव देखने को मिला, कैसे जो जन का राजा होता था वह जनपद का राजा बना और धीरे धीरे वह महाजनपद का राजा बन गया। तो इस तरह का बदलाव आप लोग को देखने को इसमें मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।